अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपका होस्ट बिलाल खान और आज सुबह सवेरे हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को वहीं पर छोड़ दिया था वक्त की कमी की वजह से। आज वहीं से स्टार्ट करेंगे और उन चीज़ों को आज और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे या फिर उनकी एक्सप्लेनेशन लेंगे या फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती नज़र आई। सबसे पहले मैं अच्छी बात बता दूँ क्योंकि अच्छी बातों से आगाज़ होता है सुबह सवेरे अल्लाह ताला का नाम लेकर जब आप ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से होती चली जाती हैं। इसी में एक अच्छी बात यह है कि ईमानदार लोग हमेशा आपको जो है ना वो अलग ही नज़र आएंगे। उनके चेहरे के ऊपर एक रौनक नज़र आएगी, सादगी नज़र आएगी और क़नात पसंदी नज़र आएगी। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है क्योंकि इंसान की जो शख्सियत, उसका जो करैक्टर होता है, उसकी एक असल पहचान होती है। दुनिया की जो आर्जी दौलत है, शोहरत है, ताकत है, ये वक्ती है। कल मैंने आपको बताया था कितने शोहरत याफ्ता पैसे वाले लोग आज रुल रहे हैं, आज बेइज्जत हो रहे हैं, भरी आवाम के दरमियान जो है वो उनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी तरह जो ईमानदारी होती है ना, वो कीमती ख़जाना है जो दिलों के अंदर इज़्ज़त और एतमाद पैदा करता है। तो इसीलिए हमेशा ईमानदारी को फ़ौक़ियत दीजिए। और मैं एक बात बताऊँ कि ईमानदारी चाहे रिश्तों में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे वो आपकी स्टडीज़ के अंदर हो, ईमानदार इंसान हमेशा जो है ना वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ये नहीं करेगा बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है, बहुत जल्दी नाकाम हो जाता है। कामयाबी तो उसको मिलती ही मिलती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर ना एक स्टेबिलिटी होती है, उसकी ज़िंदगी स्टेबल होती है और स्टेबल होने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी के अंदर एक सुकून, एक इत्मीनान होता है। इसी तरह ईमानदारी, अगर ये जो सरकारी नौकर हैं, जो आवाम के नौकर हैं, जो सरकारी अफसर ख़ुद को कहते हैं, तो उनके लिए भी एक पैगाम ये है कि अगर वो अपनी जॉब से, अपनी चीज़ों से अपनी ईमानदारी रखें, या फिर जो सियासतदान हैं अगर वो ईमानदार रहें अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इसी तनाजुर के अंदर आगे बढ़ेंगे और कुछ ख़बरों का भी खुलासा आपके सामने रखते हैं कि मैंने आपको कल बताया था कि गुल प्लाजा के अंदर जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया था और काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल भी जारी रखना था। फिर वो जो वहाँ पर जो लोग थे जो इस वक्त, अब वो सिर्फ लाशें हैं और जल चुके हैं, आज़ा इधर से उधर हैं, एक अजीब व गरीब कैफियत है कि बयान भी नहीं की जा सकती। उनके जो अपने प्यारे हैं वो इस वक्त भी स्टिल अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो वहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि शायद अंदर से कोई एक आस, एक कोई किरण, एक कोई रोशनी निकल आए जिसके अंदर हमारा अपना प्यारा वहाँ से ज़िंदा वापस आ जाए, जिसके चांसेस बहुत कम होते चले जा रहे हैं। एक इस्तिदा ये भी आई सामने कि जो जितने प्यारे हैं ना वो सारे एक FIR कटवाएं और गुमशुदगी की FIR कटवाएं कि हमारा शख्स जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर गया था और गुमशुदा हो चुका है। और फिर ये भी इस्तिदा सामने आई कि जब खुदा न खास्ता उनकी लाश मिल जाए, जो कि एक्सपेक्टेड यही है कि उस बिल्डिंग के अंदर आग बुझा दी गई, अब कहीं कोई जानी जो है वो आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अब जब वो लाशें मिल जाएं तो फिर कत्ल की FIR के अंदर उसको तब्दील कर दिया जाए। कल ये एक सजेशन दी गई गवर्नर सिंध को और फिर उसके बाद एक कमेटी बनाने का कहा गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो रेस्क्यू एहलकार हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ जारी रखी। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ये है कि 2 फ्लोर्स को जो क्लियर कर दिया गया है। ज़िला जनूबी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं जावेद नबी खुसो, उन्होंने बताया कि आग से मुतासिरा होने वाले गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर को क्लियर कर दिया गया है। दूसरे तीसरे में सर्चिंग का अमल जारी है। कटर की मदद से जो है वो ग्रिल काट रहे हैं। बड़ी देर कर दिया मेहरबा आते आते कि कटर से ग्रिल काट रहे हैं। पहले दीवारें तोड़ी जा सकती थी क्रेन के ज़रिए, लोगों को जो है वो लाउड स्पीकर के ज़रिए खड़े होकर अंदर बताया जा सकता था कि आप दीवार के पीछे से हट जाइए, ये दीवार गिराई जा रही है। वो रास्ता बनाया जा सकता था, धुएं के निकलने का रास्ता बनाया जा सकता था। अगर अंधेरा हो चुका था इस बिल्डिंग के अंदर तो बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स ला के क्रेन के ऊपर लगाकर उनको रोशनी प्रोवाइड की जा सकती थी अंदर, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं की गई। बिल्डिंग के अंदर आग जिस जगह से लगना शुरू हुई थी तो वहाँ से लगने का अमल पूरी बिल्डिंग के अंदर फौरी तौर पे नहीं गया था, लेकिन आपने इतनी देर कर दी और इतनी देर करने के बाद नॉन टेक्निकल स्टाफ, इंतहाई नॉन टेक्निकल स्टाफ, कि आज ये कहना पड़ रहा है कि जो फायर फाइटर्स वहाँ पर नज़र आ रहे थे बड़ी मेहनत से काम तो कर रहे थे, लेकिन वो पानी मैं भी पकड़ के पाइप से फेंक सकता हूँ, वो पानी वो भी पाइप से पकड़ के फेंक रहे थे। उनकी एक्सपर्टीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। ख़ास तौर पे जो KMC के फायर फाइटर्स थे वो कहीं उनके पास मास्क नहीं थे, कहीं पर उनके पास एंटी रेजिस्टेंस फायर जो जैकेट्स होती हैं, जो पूरे उनके अटायर होते हैं वो मौजूद नहीं थे, कहीं सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं करते नज़र आ रहे थे। इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर कराची हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नदीम अवान साहब? खैरियत से हैं आप? इस मुश्किल घड़ी के अंदर
आपकी सियासी जमात भी हमें 3 दिन तक वहां पर नजर आई। आपने अपनी आंखों से क्या मन? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं इसकी तारीफ करूंगा कि ये जो सानिया है, हम इसको सिर्फ हादसा नहीं कहेंगे, ये सानिया है और गफलत और लापरवाही का नतीजा है कि कीमती इंसानी जानें जो हैं वो इसमें ज़ाया हुई, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। लोग अभी तक वहाँ पर मौजूद अपने प्यारों की लाशों को देखने के लिए, तलाश करने के लिए मुंतज़िर बैठे हैं। हकीकत यही है कि दुनिया भर में फायर सेफ्टी के इकदाम किए जाते हैं। बड़े शहरों के अंदर फायर स्टेशन बनाए जाते हैं। 1 लाख की आबादी के ऊपर एक फायर स्टेशन होता है और कराची 3 करोड़ की आबादी है, जिस पे दावा किया जा रहा है कि 28 फायर स्टेशन है, जिनमें से अक्सर वो फाल नहीं है। और यहाँ पर भी यही हुआ कि जिस वक्त आग लगी, हमारे अपने बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं, गोदाम हैं, वो कारोबार करते हैं। हमें इब्तदाई इतलात आई और हमने अपने रजाकारों को यहाँ पर रवाना किया, तो वहाँ पर फायर टेंडर मौजूद नहीं थे और इब्तदा में जो 2 फायर टेंडर आए थे वो इतनी बड़ी आग पे काबू नहीं पा सकते थे और मजीद के लिए इंतजार भी था और पानी भी खत्म था। तो अब आप ये देख लें कि कितनी गफलत है कि जो करीबी फायर स्टेशन था वहाँ के बिजली ना होने की वजह से मोटर नहीं चल सकती थी और नीपा चुरंगी से आप बाउसर मंगवा रहे हैं कि वो यहाँ पर एम.ए. जिन्ना रोड पर आएंगे। मैं तो कहता हूँ जनाब, पिछले दिनों लांडी जोन में आग लगी, फैक्ट्री जो है वो जमीन बोस हो गई। वो कराची के एक मुज़ाफ़ाती इलाका था, जबकि वो कारोबारी इलाका था, कमा के देने वाला था, टैक्स देने वाला था, वहाँ के लिए सब कुछ होना जरूरी था। ये कोई कराची का मुज़ाफ़ाती इलाका नहीं, कराची का दिल मज़ार कायद के सामने एम.ए. जिन्ना रोड के ऊपर मौजूद था। बिल्कुल बगल में डीसी ऑफिस मौजूद था। पिछले दिनों जब हुकूमती रेट कायम करने की बात आई, कमिश्नर साहब ने कहा कि जिसका सामान बाहर होगा दुकानें सील कर देंगे। मिनटों में इन्होंने पूरे बाजार सील कर दिए। मगर जब डीसी ऑफिस के पड़ोस में गुल प्लाजा, जो कराची का सबसे बड़ा तजारती मरकज है, और वहां पर जब आग लगने का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त हुकूमती रिट कहीं पे नजर नहीं आई, हुकूमती इकदाम नजर नहीं आए। अगर इब्तदाई आधे पौन घंटे के अंदर इस आग को काबू पाने की कोशिश कर ली जाती तो मैं समझता हूँ चंद दुकानें जरूर जलती, मगर इतना अरबों का नुकसान और उससे बढ़कर ये कीमती इंसानी जानों का नुकसान न होता। फिर उससे अगली बात पे अगर मैं आ जाऊं, आपकी वाली बात को भी मैं वही फॉलो करूंगा कि आपके पास ना तो यह है कि फायर का बेहतरीन अमला, मैं कहता हूँ अमला बहुत बेहतरीन था, एक तो उसमें कमी थी, मगर दूसरी बात यह है कि जो उनके पास फायर फाइटर के पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लिबास होना चाहिए, दीगर चीजें होनी चाहिए, मौजूद ही नहीं थी कि जिसके ऊपर वो पहुंचने के बाद अगला काम करें। ताखीर एक काम, उसके बाद अगला काम करने के लिए उनके पास चीजें मौजूद नहीं थी। तो ये एक अफसोसनाक बात है। ये पहली आग नहीं लगी, पिछले साल 2025 में 2600 से ज्यादा छोटी बड़ी आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए। पिछले सालों में हम देखते हैं कि हमारे पास मिलेनियम मॉल का मामला है, आरजे मॉल का मामला है, अर्शी मॉल का मामला है, यानी कितने ही ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं कि जिसके बाद मेयर कराची का ये बयान आए कि हम कहीं भी फायर सेफ्टी के बगैर कोई भी पब्लिक बिल्डिंग हो उसको छोड़ेंगे नहीं। मगर फिर आपने क्या किया, इस वक्त सिटी गवर्नमेंट्स के पास फायर का जो है वो सारा मामला था और सिंध हुकूमत के पास SBCA बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो थी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसका ये मामला था कि वो इन बिल्डिंग्स को, इन सारी चीजों को देखती। अब अगर ये पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे कि उसमें दुकानें इजाफी बना दी गई थी, वहाँ के रास्ते ऐसे थे, वहाँ का फलां था, जिंदा इंसानों के जलने के बाद अब इन चीजों का क्या फायदा। ये तो जिस वक्त बिल्डिंग मौजूद थी, यहाँ से टैक्स लिया जा रहा था, यहाँ की ताजिर तंजीमों को साथ मिलाया जाता, उस वक्त काम को किया जाता। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि इन सारे मामलात को हाथ से ना कि हाथ से। एक सवाल है, ठीक है, ये सारी चीजें एक तरफ, आप अगर इसको नागहानी भी कहते हैं वो भी एक तरफ, लेकिन हुकूमत जब आपसे रोड टैक्स भी ले रही है, बिल्डिंग टैक्स भी ले रही है, GST भी ले रही है, तमाम टैक्सेस ले रही है, हुकूमती मशीनरी जब ये इलेक्शंस के दौरान इस्तेमाल होती है, हुकूमती मशीनरी जब ये इलेक्शन आने वाले होते हैं तब इनकी सियासी जमातों में जो लोग बरसर इक़्तिदार होते हैं वो मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। हुकूमती मशीनरी कहाँ थी? ना मुझे दीवार तोड़ने के लिए कोई क्रेन नज़र आई, ना मुझे सर्च फ्लड लाइट्स नज़र आई जिनसे जो है वो अंदर रोशनी दी जा सकती थी, ना मुझे कोई ऐसे फायर जो स्मोक सकर्स हैं वो नज़र आए कि किसी तरह जो है वो जगह बनाई जाती, ना
मुझे किसी किस्म के हथौड़े या किसी किस्म के ऐसे आलात नजर आए जिनसे अंदर घुसने के लिए, खिड़कियों को तोड़ने के लिए जो है वो कोई रास्ता बनाया जाता। एक क्रेन मुझे कोई ऐसी नजर नहीं आई जिससे छत के टॉप पर जाकर या किसी और तरीके से जाकर कोई काम किया जाता। मुझे कोई ऐसी मदद नजर नहीं आई जिसके अंदर मैं कहूँ कि एक्स्ट्रा एफर्ट की गई। आग बुझाने में और आग खुद बुझ जाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जनाब, मशीनरी तो यहाँ पर इंतजामी नाअहली है। मैं समझता हूँ ये गुल प्लाजा की आग नहीं, ये करप्शन की आग है कि गुज़िश्ता 17-18 साल से इस सूबे के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं उन्होंने क्या किया। यहाँ जो आखिरी फायर टेंडर आए थे पिछले 3 साल के अंदर, उनके सालाना मेंटेनेंस जो रिन्यू की जाती है उसका मुआहदा भी अभी तक जो है ना पेंडिंग में पड़ा हुआ था। ये जिस वक्त आग कराची में लगी, मेयर कराची उस वक्त गुलियात की सर्दी जो है ना वो मजे ले रहे थे। उनकी कॉफी का कब खत्म नहीं हो रहा था। इस्लामाबाद से कराची की 11 परवाजें आ चुकी थी, मगर वो 23 घंटे के बाद यहाँ पर आए। खुद को वो शहर का बाप कहते हैं, मेयर कराची अपने आप को जो है वो जिम्मेदार कहते हैं, मगर जब यहाँ मामला आ जाए फिर उससे अगली बात कि मैं कहता हूँ कि जी एक वाकया हुआ, आप इसके जिम्मेदार हैं। जाहिर है कि आप इस वक्त हुकूमती विशेषताओं के ऊपर बैठे हुए हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब कहते हैं कि अगर मेयर कराची वक्त पर आ जाते तो क्या ये आग 1 मिनट में बुझ जाती। मैं कहता हूं कि अल्लाह के बंदो, इस वक्त जो गफलत हुई वो एक बात थी। दूसरी है कि आप उन ताजरों के जिनकी दुकानें जल गई, उन लोगों को जिनके प्यारे इसमें जिंदा जल गए हैं, उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं कि मेयर कराची आ जाते तो क्या 1 मिनट में लाश बुझ जाती। यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की दीगर रहनुमा असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कहती हैं कि यूरोप में 40 लोग मर गए तो इतना शोर नहीं मचा, आपके यहाँ पे इतने लोग मर गए तो आप शोर मचा रहे हैं। तो क्यों नहीं शोर मचाए। गलती होना एक बात है और गलती का तसलसल होना, बार बार होना। हम इस बात का इंतजार करते हैं कि बड़ा सैन्य होगा, कोई बड़ा जो है ना नुकसान होगा। हो गया नुकसान। मुझे एक बात कराची में इस वक्त 8.5 अरब रुपए का नुकसान। आपके और मुर्तजा साहब के दरमियान एक झड़प चल पड़ी है। ये जो अभी फुटेजेस चल रही हैं, ये क्रेन के जरिए गाड़ियां ऊपर से उतारी जा रही हैं, ये कौन करा रहा है सारा काम? देखें जी, जिस वक्त ये इतला आई, इब्तदाई इतला, मैंने अपने रजाकारों के साथ रब्ता किया, अपने फायर टेंडर्स को वहाँ पे मूव करवाया, एम्बुलेंस सिस्टम हमारी वहाँ पर गई, तो हमारे लोगों ने वहाँ पे शटर्स को तोड़कर जो सामान बाहर से निकाला जा सकता था, इसी तरह फंसे हुए जो लोग थे उनको निकालने का सिलसिला शुरू किया। बेहोश लोगों को भी निकाला, डेड बॉडीज को भी निकाला। ये सिलसिला पहले इब्तदाई वक्त से जो है ना इसको शुरू कर दिया गया था। हमारे रजाकार बहुत बड़ी तादाद में मुसलसल वहाँ पे मौजूद थे। यकीनी तौर पे 11, 22 KMC की जो फायर टेंडर्स हैं, दीगर लोग हैं, ये इनके करने का काम है। मैं समझता हूँ कि साने इतना बड़ा है कि यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग या सियासत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे होना यह चाहिए कि हम शहर के सारे इदारों को, जमातों को कहें कि वो मिल के इस काम को आगे करें। जो इस वक्त आग लग चुकी है, इस आग को बचाना, इस वक्त लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने का, मरहम रखना और लोगों को जो है ना यहाँ से निकालना, ये जरूरी है। अच्छा, हमने अपने काम को आगे बढ़ के काम शुरू किया। हम ये समझते हैं कि ऐसे मौके के ऊपर ना तो किसी के साथ सियासत करनी चाहिए, ना किसी को जो है ना तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। होना ये चाहिए कि ये इस मुश्किल वक्त में पूरी कौम के ऊपर, ये सिर्फ गुल प्लाजा नहीं जला, ये कराची का दिल जला। कराची के आवाम जो है इस वक्त बेबसी के साथ जो है ना उनके आंसू हैं। तो हमने आगे बढ़कर अपनी तरतीब बनाई कि यहाँ पे जितने रेस्क्यू वॉलंटियर्स हैं, किसी भी इदारे के हैं, उनके लिए खाना पानी का, इनके वर्षा के लिए यहाँ पे बैठने का, दीगर सारे इंतजाम। हमारे साथियों ने ये कोशिश की कि जो यानी हमसे लोग रब्ता कर रहे हैं कि मेरी दुकान है बेसमेंट में, मेज़नाइन के ऊपर मेरा सामान है, मेरी लाश है, हमने अपने उन दोस्तों के हवाले से कोशिश की कि उनके प्यारों की कुछ लाशें निकालने का काम करें। अब जब हमसे ये रब्ता किया गया कि गाड़ियां ऊपर छत के ऊपर मौजूद हैं, तो हमने इसके लिए क्रेन्स जो है वो मंगवाई और उसकी तरतीब बनाई। यूनियन के जो सदर हैं तनवीर पास्ता साहब, उनके साथ भी इसके ऊपर पूरा मुशावरत हुई और उस क्रेन को लगा के हमने छत के ऊपर से जो गाड़ियां थी, हाई रूफ्स थी, रक्शे थे, मोटरसाइकिल थी, वो उतारने का सिलसिला शुरू किया और फिर निकाल के यूनियन के हवाले किया गया। उस वक्त यूनियन की तरफ से उस्मान साहब हमें दिए गए, तनवीर साहब वहाँ मौके पे मौजूद थे, उनके साथ पूरी जो हदायत थी, तरतीब थी, ताकि गाड़ियां उनके दुरुस्त मालकान के तक जा सकें। जिनके करोड़ों का नुकसान हो गया, अगर उनकी जो है ना 30-40 लाख की गाड़ी बच सकती है तो हम वो गाड़ी उनके हवाले करें। किसी की मोटरसाइकिल है तो उसका कुल असासा है, हम उसके हवाले करें। तो यूनियन के साथ मिलकर ये सारा काम किया। मगर सुबह जब हम देखते हैं कि मेयर कराची साहब के मुझे जरा एक बात बताइएगा, ये प्लाजा की बिल्कुल एन छत के ऊपर ही गाड़ियां कर क्या रही थी? क्या ये इतना रास्ता है प्लाजा के अंदर कि गाड़ियां ऊपर जा सकें? जो पार्किंग नीचे थी उसमें तो बताया जाता है कि दुकानें बना दी गई थी और पार्किंग को छत के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया था। रास्ता तो मौजूद है, इसीलिए ये पार्किंग जो
वहाँ के कारोबारी हजरात थे, उनकी गाड़ियां नहीं, प्लाजा की छत के ऊपर थी। एक मिनट, आपने कहा कि पार्किंग को छत पे मुंतकिल कर दिया गया था, यानी कि बिल्डिंग के नीचे निचले सतह से लेकर ऊपर तक एक पूरी गाड़ी जाने का रास्ता मौजूद था, ऐसे ही है? बिल्कुल मौजूद था, रैंप मौजूद था, तो जिसके उस साथ ये पूरे गाड़ियां रास्ते ऊपर के जाती जरिए थी। रेस्क्यू का अमल क्यों नहीं किया गया? मैं आपको पिछले सवाल के जवाब थोड़ी देर दे के आगे बढ़ता हूँ कि मैं जब सुबह अपने कैंप का विजिट करता हूँ और उस वक्त देखता हूँ कि मेयर कराची की तरफ से ये खबर जारी की जाती है कि यहाँ पे ऑपरेशन का काम केएमसी की तरफ से तेज कर दिया गया है और सारी गाड़ियां केएमसी ने उतार दी है। तो मुझे बड़ी हैरत कि आज इस मौके पर होना तो ये चाहिए कि उन जमातों को, उन समाजी तंजीमों का शुक्रिया भी अदा करें और उनको अपने साथ मिला के काम को आगे बढ़ने की बात करें। आप बजाय इसके कि आप सारा क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, काम तो आप ही कथा करने का कि ये आप करते, आपकी लेट होने पर, आपकी सुस्ती की वजह से अब आप किसी ने इस काम को किया है तो उस काम को आप बिल्कुल ये कह के ये हमने किया है और उसके बाद आप उसके ऊपर एक लंबी बहस छेड़ दें, मैं समझता हूँ अफसोसनाक है। जहां तक सवाल दूसरा था कि मुझे मुकामी ताजिरों ने बताया, यानी मैं एक ताजिर हैं यहाँ पर अब्दुल वहीद साहब, उनके घर के 3 अफराद जो है, बेटा, भांजा और भाई, वो इस के मौजूद थी। अब्दुल वहीद साहब के घर के 3 अफराद इस बिल्डिंग के अंदर प्लाजा में वो जो है वो शहीद हुए। तो मेरी उनसे जब बात हुई तो मुझे बताने लगे कि हमारे बेटे के साथ 2.5 घंटे तक हम रास्ते में थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, निकलने की कोशिश करें तो सीढ़ियां और रैंप हिस्सा था, यहाँ पे धुआं भर चुका था और इनकी दुकानें बिल्कुल फ्रंट की तरफ थी या जो गली है उसकी तरफ थी। तो ये पीछे आ गए कि अगर धुएं में हम आगे नहीं जा सकते तो अभी थोड़ी देर में आग बुझ जाएगी, अभी बुझ जाएगी, और एक उम्मीद और आसरा होता है। 2.5 घंटे तक उस बच्चे के साथ ये रास्ते में रहे हैं, मगर आखिर ये हुआ कि वो रास्ता मुनक़ता हो गया। 2 डेड बॉडीज निकाली जा सकती हैं, उस बच्चे की लाश अभी तक, यानी उनका जो सबसे छोटा बेटा है उसकी लाश अभी तक नहीं निकाली जा सकती। तो ये एक अफसोसनाक वाकया है कि लोग उस वक्त खौफजदा थे, दुकानदार थे, आम लोग थे, सारे लोग मौजूद थे, मगर धुआं इतना ज्यादा भर चुका था ऊपर की बलाई मंजिलों में कि लोगों का सीढ़ियां या रैंप के जरिए निकलना मुश्किल हो गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया अहमद नदीम अवान साहब, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। मेयर कराची सारा क्रेडिट खुद लेने को तैयार हैं और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जो भी कोशिशें की, खिदमत अंजाम दी, उस चीज़ को बिल्कुल पसे पुश रख कर ख़ुद को चैम्पियन बनाने के लिए बरसर इक़्तिदार जो शख्सियत हैं वो आगे नज़र आई। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और इसी पर जो है वो हम आगे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आज ज़रा इसको डिटेल डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब वहाँ पर गाड़ियों के लिए ऊपर तक जाकर पार्किंग की जगह मौजूद है तो एक पूरी एक राउंड जो है वो पार्किंग के लिए ट्रैक बनाया जाता है, ताकि या फिर स्ट्रेट जो है वो स्टेयर्स की तरह जो है वो स्लाइड्स बनाई जाती हैं ताकि वहाँ से गाड़ी ऊपर जा सके। तो क्या उधर से भी रेस्क्यू का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सकता था? क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि दुकानें कंजस्टेड हो जाती हैं, जगह बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो पार्किंग एरिया होता है वो थोड़ा सा खुला एरिया होता है। वहाँ पर अगर आप फायर फाइटर्स जाकर आग बुझाने की कोशिश करते तो क्या वहाँ से जाना मुश्किल था या वहाँ से जाना कुछ आसान हो सकता था? इन तमाम चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दूसरे गेस्ट अब्दुल कादिर शखानी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं औरंगी ट्रेड एसोसिएशन की जानिब से। मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। शखानी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस पूरे मामले को मैंने देखा कि आप 3-4 दिन वहाँ पर मौजूद रहे अपनी एसोसिएशन के साथ। सवाल ये पैदा होता है कि आप भी एक पूरी एसोसिएशन चला रहे हैं जिसके अंदर मुताद्दिद मार्केट्स आती हैं। इस पूरे सानहे से क्या सीखने को मिलता है जो ट्रेडर्स हैं कि उनकी सेफ्टी किस तरह से यकीनी बनाई जा सकती है? जी वालेकुम सलाम बिलाल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी काइंड ऑफ यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू मैं आपको कुछ इस हवाले से कहना चाहूँगा, इस सानिया गुल प्लाजा के हवाले से कि देखिए ये एक सिर्फ हादसा या कौमी सानिया नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी अलमिया का दर्जा भी इख्तियार कर गया है ये मामला, और इस पर हर आंख अश्बार है और दिल खून के आंसू हो रहा है। और बखुदा मैं वहाँ ऑन ग्राउंड भी खड़ा रहा हूँ 3 दिन, और मैंने मतलब वो मनाजिर देखे हैं कि जो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ। और मतलब ये एक ऐसा कर्बनाक मरहला है या लम्हात है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इसमें आप देखें
गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी अपनी जगह पे हैं और वो अभी तक सही मायनों में पूरी नहीं हो रही। हमें उनसे भरपूर शिकायत हैं, ठीक है ना, और बड़े भरपूर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उस तरीके से जामे हिकमत अमली ना पहले की गई ना अब की जा रही है। तो इसी वजह से नुकसानात का जो तखमीना है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि किसी भी किस्म की जो फायर फाइटिंग की पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो वहाँ नजर नहीं आई, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जिट इतने थे उनको भी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए। अब उस पर भी कुछ हमारी बिजनेस कम्युनिटी के और पब्लिक के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं इस वक्त उस पर बात नहीं करूंगा। मैं बात ये करूंगा कि जो हुआ और जो नहीं होना चाहिए था। तो आप देखें कि इस वक्त वहां पर एक और हवाले से आपने जब मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी को प्रेजेंट करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड एसोसिएशन का भी मैं एक छोटा सा तारुफ करा दूं। औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन का ताल्लुक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन कराची की ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की बल्कि पूरे बरे-आज़म एशिया की सबसे बड़ी आबादी के हम ताजरान की अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी कर रहे हैं। औरंगी टाउन एक बहुत बड़ी टेरिटरी है और हमारे साथ जो एसोसिएट हैं वो 16 बड़ी मार्केटें हैं, जिसमें यू नेम इट के बनारसी क्लॉथ मार्केट भी है, अलीगढ़ मार्केट भी है, पाकिस्तान बाजार है, मोमिनाबाद मार्केट है, हक्कानी मार्केट है, दीगर इस तरह की बड़ी मार्केटें हैं हमारे साथ। और एक एक मार्केट में इस वक्त 2-2 हज़ार प्लस दुकानें हैं। तो हम भी इस सानिया से पहले भी और इस सानिया के बाद भी मजमून एक हिकमत अमली बना रहे हैं। देखिए, जहां तक गवर्नमेंट का अपना एक ताल्लुक है, उनका अपना एक रोल है, लेकिन हमारा भी एक रोल होना चाहिए और उस पर भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि ये भी हम सबके लिए लम्हा फिक्री है। वो ये है कि देखिए, हर मार्केट के अंदर आप नोट करें कि अगर आपने कभी भी मार्केट्स के विजिट किए हो, इस तरह के मॉल्स के विजिट किए हो, जिस तरह का गुल प्लाजा जिस नौयत पे बना हुआ था, तो ये इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। इसमें इतना जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, देखिए किसी भी दुकान को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी मतलब ऑफिस को सप्लाई तो इलेक्ट्रिक के जरिए, मतलब इलेक्ट्रिक वायर्स के जरिए जाती है। अब जब इलेक्ट्रिक वायर के जरिए से अगर सप्लाई जाती है तो उस इलेक्ट्रिक वायर के मतलब वो भी होते हैं, सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो किसी भी शॉर्ट सर्किट का बाइस बन सकते हैं। मैं समझता हूँ गोल प्लाजा के अंदर जो उनकी मैनेजमेंट थी, मैं उनको भी यहाँ पे मतलब ये मौका नहीं है कि मैं किसी के लिए नेगेटिव वर्ड्स कहूं, लेकिन मैं समझता हूं उनकी कहीं ना कहीं कमजोर हिकमत अमली जरूर रही है मेंटेनेंस के हवाले से। कि वो जिस तरीके से मैंने अक्सर वहां खुद विजिट किया था और देखा था कि तारों के एक जाल बिछे हुए होते थे। अब देखिए ना कहाँ से शॉर्ट सर्किट हुई है, ये तो इस वक्त तो उसका एक्यूरेट मतलब पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि कहाँ से शॉर्ट सर्किट, लेकिन जो इतलात आ रही है वो ये है कि बेसमेंट से एक मामला शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक के जो वायर्स है वो इस तरीके से नहीं थे। कि मैं समझता हूँ कि आगे रखे उसके बिल्कुल सामने अभी आशु सेंटर है, उसके बिल्कुल सामने मोबाइल मार्केट है और वहां भी कुछ मिलता जुलता इस तरीके के हालात है कि वहां पे भी तारों के गुच्छे और जाल चल रहा है जो समझ नहीं आती कि कौन सा तार कहाँ जा रहा है। और दूसरे आप देखें लकी मॉल भी है, दूसरे ऑर्गेनाइज मॉल भी है जहाँ पे वायरिंग का एक मुकम्मल आप समझते हैं कि मतलब एक प्रॉपर इंतजाम मौजूद है, जहाँ पे एक अमला हर वक्त मौजूद रहता है कि किसी भी नौयत को वो मेंटेनेंस। कालिद साहब आप ये बताएं कि ये पूरा सानिया हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो है सामने आई हैं, बहुत सारे ऐसे शॉपिंग मॉल्स हैं, बहुत सारे प्लाजाज हैं, उन लोगों की भी इस वक्त जो है वो कानों पर जूं रेंगना शुरू हुई है कि हम भी किस तरह से अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। आपके अंडर जितनी मार्केट्स आती हैं वहाँ पर कोई ख़ास हिदायत जारी की गई हैं, कोई इंस्पेक्शन की जा रही है, कोई चीज़ें चेक की जा रही हैं कि आया यहाँ पर भी तो गफलत नहीं बरती जा रही है कहीं? जी बिल्कुल, हमने तो इसके ऊपर पहले भी अपना काम कर रहे थे और अभी दोबारा से इसके ऊपर स्पेशल वर्क और स्पेशल टीम्स हमने अपनी मतलब जो है ना इसके ऊपर हमने एक अपनी टीम बना ली है जो इस कंसर्न पर, इस स्पेसिफिक इशू पर हम इसके ऊपर अपनी मार्केटों में हमने फौरन तमाम जो है ना वो इमरजेंसी वर्क शुरू कर दिया है कि कहीं भी इस किस्म का कोई लैप्स ना हो कि जहां पर इस खुदा न खस्ता इस नौयत का कोई भी या इससे मिलती जुलती किसी भी किस्म की हमें कोई हादसाती सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। तो हम इसके ऊपर वेल अलर्ट हैं, हाई अलर्ट हैं और तमाम के इलेक्ट्रिक के साथ भी हम वेल कनेक्टेड रहते हैं, थ्रू द ईयर हम कनेक्टेड रहते हैं और हमारे जो भी इस तरीके के कंसर्न अगर हमें इमीडिएट इवन के इलेक्ट्रिक जब अपनी
हाई टेंशन लाइंस का काम कर रही होती हैं और वो मेंटेनेंस वर्क भी चल रहा होता है, तो हम उनके साथ वेल कनेक्टेड होते हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हमसे शेयर कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि अभी तक अल्लाह के करम से हमने अभी तक कोई इस किस्म की फोर्स मेजर सिचुएशन फेस नहीं की है। और मैं समझता हूँ कि तमाम ताजर तंजीमों को इस पर काम करना चाहिए और अपनी अपनी मार्केटों में और अपने अपने जो भी वो जिसको ओन करते हैं अपने अपने एसोसिएशन को, वहाँ इस नौयत की उनको काम करनी चाहिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को भी हाईलाइट करूंगा, वहाँ भी मैंने देखी इस तरह के लैप्सेस बहुत है। जी ठीक है। बहरहाल आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, इस वक्त ये पूरा इंसिडेंट हुआ और ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं, एक बात ये सामने आ रही है कि जो यूनियन के सदर हैं वही आरजे मॉल की यूनियन के सदर थे और फिर कुछ सवालात उठते दिखाई दे रहे हैं, कुछ कनेक्टिविटीज़ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मैं हतमी तौर पर कोई राय तो नहीं दूंगा, लेकिन ये खबरें भी आपके सामने आ रही होंगी। इस तमाम सिनेरियो के ऊपर आपकी क्या राय है? बिलाल भाई, मैं तो यही कहूंगा कि देखें, ये जैसे अभी नदीम आवाज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये वक्त नहीं है कि किसी की भी किस्म की हम क्रिटिसिज्म करें किसी पर, या पॉइंट स्कोरिंग, या किसी किस्म की हम किसी पे ब्लेम गेम करें। तो और वैसे भी जब तक जिस चीज के कहीं अभी तक डायरेक्ट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम किसी पे कमेंट्स नहीं कर सकते कि इसका क्या नेग्लिजेंस है या रोल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां निभाने में कोताही तो सबसे हुई है, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि जो सानिया गुजरना था वो तो अपनी जगह, वो सानिया भी नहीं कहूंगा मैं, तो उसे कयामत सुगरा कहूंगा। एक कयामत सुगरा गुजर रही है अभी भी और गुजरी है। तो आगे इस तरह का कोई मामला ना हो, उसके लिए हमें ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी बल्कि शहरी इदारों को और गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेना होगा, जो हमें एक जामे हिकमत अमली और एक मजबूत पॉलिसी बनानी होगी जो हमें इस तरह के हादसात से दूर रखे और लोगों की कीमती जानों का और माल का ये नुकसान दोबारा इस तरीके का खुदा न खास्ता देखने में ना मिले। इसके लिए एक मजबूत हिकमत अमली गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनानी और गवर्नमेंट के अदारे विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके तवज्जुह से और आज के इस जो एक पेनफुल सिचुएशन है उसके हवाले से मैं गवर्नमेंट को भी मैसेज देना चाहूंगा कि वो इस वक्त शायद हमारी बात सुन भी रहे हो, लेकिन और वो अभी हमारी बातों को थोड़ी वैल्यू भी देते हैं, लेकिन जब आम हालात होते हैं, नॉर्मल डेज होते हैं, तो हम अगर उनके पास जाते भी है ना तो या तो हमें टाइम नहीं देते या हमारी बात सुनते नहीं है, और अगर सुन भी लेते हैं तो एक तरफ से सुन के दूसरी तरफ से निकाल देते हैं, उनकी टीमें मुतहर्रिक नहीं होती है। यही वजह है कि इस तरह के हादसात, कल मैं देख रहा था सब्जी मंडी के अंदर भी आग लग गई थी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मतलब उसमें बड़ा नुकसान कोई नहीं हुआ और वो छोटी लेवल पे थी, वो कवर हो गई। लेकिन देखे ना, वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कल भी, कि सब्जी मंडी जैसी जगह पे भी कल आग लगी है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर शेखानी साहब आपके कीमती वक्त का। और यहाँ पर ये मौका भी सामने आ गया कि कहीं ना कहीं गफलत तो सबसे हुई है, लेकिन किसी पर इस वक्त लानतान करने से ज़्यादा इस वक्त उन लोगों का जो अजाला है करना है जो इस वक्त प्यारे बाहर बैठे हुए हैं और सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर से कोई ऐसी लाश आ जाए जिसका ताल्लुक़ हमारे जो है वो खून से हो या फिर वो हमारा अपना हो। सिर्फ इस चीज़ का भी इंतज़ार किया जा रहा है। उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक उम्मीद ये रह गई है कि शायद वो नाशा मिल जाए जिसको हम दफना सकें जाकर। वो जो एक क़यामत सुगरा का मंज़र है ना, अगर आप गुल प्लाज़ा की तरफ जाते हैं या फिर सदर के इलाके में जाते हैं तो उस फ़ज़ा के अंदर वो जो है ताफ़ुन है। और ताफ़ुन किस चीज़ का है? नाअहलियों का, हुकूमती नाअहली का, गवर्नेंस का, बैड गवर्नेंस का, और फिर जो इंतज़ामिया की नाअहली है, उन तमाम चीज़ों की नाअहलियों का जो ताफ़ुन है ना, वो आपको सदर के इलाके के अंदर जो है वो नज़र आएगा, वो आपको महसूस होगा कि अगर जब आप वहाँ से गुजरेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। टूरिज़म पैकेज हमारा एक जो है वो लाज़िम मलज़ूम होता है, उस पर हम ज़रा चले जाते हैं। आलमपुर गोंदला के इलाके जो कि ये पाकिस्तान के जो ज़िले गुजरात में है वहाँ पर वाक़ है। लेट्स वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री।
आलमपुर गोंदला पाकिस्तान के जिले गुजरात तहसील खेड़िया के करीब वाक़े एक मुनफरिद और दिलचस्प गांव है जो दुनिया भर में अपने बाशिंदों की मेहनत, हिजरत और कामयाबी की वजह से मशहूर है। ये गांव पाकिस्तान का मिनी नॉर्वे कहलाता है क्योंकि यहाँ से बड़ी तादाद में लोग नॉर्वे समेत दूसरे यूरोपीय और मगरबी ममालिक में बसे हुए हैं। ये गांव जीटी रोड से तकरीबन 140 किलोमीटर के फासले पर है। आलमपुर गोंदला की आबादी तकरीबन 2000 अफराद है, जिनमें से तकरीबन 400 अफराद खास तौर पर नॉर्वे में जॉब्स और मुस्तकिल सकूनत के लिए मुकीम है। इसके अलावा दीगर लोग बरतानिया, स्पेन, यूनान, कनाडा, इटली और खलीज जैसे मुल्कों में भी मुकीम है। गांव की तारीख में एक अहम किरदार चौधरी नाइक आलम का है, जिन्होंने 1960 और 1970 की दिहाइयों में अपने लोगों को यूरोप जाने के मौके फराहम किए। उस वक्त पासपोर्ट हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन नाइक आलम ने गांव के लाखों लोगों को कर्जों और जाती जमानतों के जरिए नॉर्वे और दीगर ममालिक भेजा, जिससे लोगों की जिंदगी बदल गई। इस हिजरत ने गांव की मौशी हालत को यकसर बदल दिया। आज यहाँ कोई गरीब नहीं समझा जाता क्योंकि हर घर का कोई न कोई फर्द नॉर्वे की क्रोन्स की कमाई से मौशी तौर पर मुस्तहकम है। आलमपुर गोंदला की कामयाबी की वजह सिर्फ बैरून मुल्क काम करना नहीं, बल्कि लोगों ने अपनी कमाई पाकिस्तान में सरमायाकारी, बंगले, कारोबार और समाजी बहबूद के मंसूबों में भी इस्तेमाल की है, जिससे न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। नॉर्वे की पाकिस्तान कम्युनिटी भी आलमी प्लेटफॉर्म पर नुमाया मुकाम रखती है, जहां पाकिस्तानी निजात अफराद मुख्तलिफ शोबों जैसे कारोबार, तालीम, सियासत, इंजीनियरिंग और सेहत के शोबों में हिस्सा डाल रहे हैं और नॉर्वे और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बना रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानियों की नॉर्वे में हिजरत तकरीबन 1960 और 70 की दिहाइयों से शुरू हुई, जब नॉर्वे में मजदूरों के लिए मौके बढ़े और सेहत, तालीम और सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात दस्तयाब हुई। आज नॉर्वे में पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने किरदार और कामयाबियों की वजह से मशहूर है। आलमपुर गोंदला न सिर्फ इसके बाशिंदों की कामयाबी की दास्तान है, बल्कि एक ऐसी मिसाल है जहाँ कम जज्बे, मुश्तरका कोशिश और मौके के हुसूल ने एक गाँव की तकदीर बदल दी। आलमपुर गोंदला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सयाहों और सहाफियों के लिए भी दिलचस्पी का मरकज बन चुका है। यहाँ की कहानी मेहनत, कुर्बानी और विजन का बेहतरीन इम्तिजाज है, जो ये सिखाती है कि छोटे गांव भी आलमी सतह पर असर डाल सकते हैं।